सांभवी मठ के पटाधीश्वर अ, अनंत सरस्वती जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप भरत तिवारी के घर पे गए, उनके परिजनों से क्या कुछ बातचीत हुई, पहले सर ये बताएं। परिजनों से परिजनों की जो हमारी चर्चा हुई, मैंने कहा आप क्या चाहती हैं? पहले तो उन्होंने कहा कि हम श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे, ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। हमने कहा आप उसको रोक नहीं सकती हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, कोई मृत आत्मा है तो 12 दिन में ब्राह्मण को उसका श्राद्ध कर्म करना ही है। तैयार हो गए लोग, वो लोग श्राद्ध कर्म करेंगे, लेकिन उसके पहले उनकी जो मांग है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कि जिस लिए शहीद हुआ हो उस गांव को पूरा पक्का बना करके दिया जाए, सभी के घर पक्के बने। बीच में जहां उसकी हत्या हुई, जहां उसका खून गिरा, वहां पे एक स्मारक बने। जनता की मांग है कि 1 करोड़ रुपए उस परिवार को मिले और जितने भी लोग उसमें सम्मिलित हैं उसमें डीएसपी और एसडीएम को इंक्लूड करके भी सबके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। अब ये मैंने मुकदमा देखा नहीं है, लेकिन सुना है एक मुकदमा हुआ है। लेकिन मुकदमा का मुख्य अभियुक्त डीएसपी और एसडीएम होना चाहिए, जी। क्योंकि उन्हीं के निर्देश पर उन्हीं के, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि डीएसपी ने स्वयं गोली मारा है, तो उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। यही उनकी मां की मांग है और यही जनता की भी मांग है। तो चूंकि यह हत्या है, सुनियोजित हत्या है। ठीक है, कोई लड़का जब उसके इनकाउंटर के लिए बार बार आप कह रहे हैं कि है ये करोगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, इनकाउंटर किसका होता है? इनकाउंटर कहते किसको हैं? पता नहीं बिहार की पुलिस इसको जानती है कि नहीं जानती है। इनकाउंटर तब होता है जब कोई हमला करता है, तो प्रति हमला इनकाउंटर तब करते हैं। उसने हमला नहीं किया, हमेशा लाइव रहा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। उसने हथियार फेंक दिया और ये भी कहा कि अब कोई होशियारी मत करना, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। फिर भी उसको ला करके पैर में गोली मारी गई। उसके चश्मदीन कई हैं। मारने के बाद भी वो हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, ठीक वैसे ही जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए, वैसे ही हंसते हुए ये जो तिवारी जी हैं शहीद हो गए। महाराज जी, एक सवाल। आप कह रहे हैं उनको जो है भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, बटुकेश्वर दत्त से तुलना कर रहे हैं, लेकिन बिहार से ही केंद्र में मंत्री हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट के जीतन राम मांझी। उनका कहना है कि भरत तिवारी था, इसलिए उसको जो है उसके समाज के लोग अपराधी नहीं कह रहे हैं, भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। अगर कोई दलित होता तो उसे अपराधी बता दिया जाता। तो जीतन राम मांझी की इस बयान पर आपकी क्या राय है? देखिए, इन चर्चा यहाँ करोगे तो अच्छी बात नहीं है। ये सब ऐसे ही छुटभइये नेता है, जाति का वोट बैंक है इनके पास, इसलिए ये नेता है। नहीं तो इनको कोई चपरासी न रखता। मंत्री बनाना तो अलग बात है। उस को ये समझ में आना चाहिए कि भरत तिवारी किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? बिंदु की लड़ाई लड़ रहे थे। तुमने क्यों नहीं लड़ा? तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं, माझियों की लड़ाई वो लड़ रहे थे, दलितों की, पासवानों की लड़ाई लड़ रहे थे, ब्राह्मण की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। तो इनको सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति, हम जाकर के पूछे उन बिंदुओं से जिसके लिए लड़ाई लड़े, रो रहे हैं वो लोग। आज हमने कहा ईंट दे दो, पैसे ले लो, उन्होंने कहा भरत तिवारी के लिए जान देना पड़ेगा तो देंगे। ईंट क्या चीज है? ईंट का पैसा नहीं लिया उन लोगों ने, अपने से ईंट स्मारक के लिए ला करके रख के, अगरबत्ती जलाया उन लोगों ने, आरती उतारा उन लोगों ने, दीप जलाया उन लोगों ने वहां पे जो अमृत जगह पे हुआ। क्या बात करेगा ये माजी? अगली बार एक विधायक हो जाए तो कहना। ये तो नरेंद्र मोदी के कृपा से मंत्री बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को दिखाना है कि मांझियों का नेता हमारे पास है। तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप पहले भी करता रहा है, ब्राह्मणों को लेकर के, भगवान को लेकर के, देवताओं को लेकर के। तो उसकी बात, इन छुड़भइयों की बातें हम करते नहीं है। हम बातें नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की करेंगे। जब जी, एक बात और बताइएगा। कहा जाता है कि भाजपा में सवर्ण अब चलेगा। पहले कांग्रेस के साथ थे, जब सवर्ण या खास करके ब्राह्मण, तब उस समय कांग्रेस राज की 60-65 सालों तक। अब ब्राह्मण और सवर्ण जो है वो बीजेपी के साथ है। तब बीजेपी जो है सत्ता में है, पिछले जो है ये तीसरा टर्म चल रहा है। तो क्या अब जो है नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो केवल एक राजनीतिक वोट बैंक के लिए मांझी के अपने साथ रखे हैं, फिर दूसरे तरफ ब्राह्मणों को गाली भी सुनवाते हैं? हाँ, ये तो लग ही रहा है ना। ये तो एक ही काम नहीं। अब भाजपा सरकार जो कर रही है ना, वो लगातार देखो, ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है ना, जो जन्म भी कराता है, विवाह भी कराता है और पिंडदान भी कराता है। तो अब नरेंद्र मोदी के पिंडदान का समय है। मैं फिर से आगाह कर रहा हूं उनको। मैं कह रहा हूं कि यदि आप चेते नहीं, ऐसे ही सवर्णों के ऊपर लगातार प्रहार होते रहे। अभी यूजीसी आया, आपने देखा, पूरे देश का आक्रोश वापस नहीं हुआ, कोर्ट ने स्टे लगाया उस पर।
अभी लगातार हम यूसीसी लाने वाले थे, यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुसलमानों का वोट चाहिए इनको, यूसीसी अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुछ दिन तक वोट बैंक लेना था, हिंदुओं को लड़ाना था तो लड़ा दिए। अब अगड़े पिछड़े माझी जैसे लोगों को ला करके हिंदुओं को आपस में बांटने की साजिश है। ब्राह्मण सदा से सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सबके सुख की कामना करता है, उसकी पूजा करता है। तो ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं होता। ये माझी जैसे लोग जातियों के टुकड़े पे पलते हैं, उन जातियों का भला कभी नहीं करते। बिंदों के लिए क्यों नहीं आया तुम? आज बिंद दर दर की ठोकर खा रहा है, पसीने में गर्मी में मर रहा है, उसके लिए लाइट नहीं थी जिसकी ये भरत तिवारी ने व्यवस्था कराई। तो अभी देखो, ब्राह्मण और सवर्ण वेट एंड वॉच पे है। अगर उसको लगा तो ये पतन कर देगा बीजेपी का। मैं तो, मेरा धर्म है, मैं धर्माचार्य हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आगाह करता रहूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया। आज माननीय मुख्यमंत्री से भी अभी हमारी फोन पे बात हुई और उस बात के बाद हमने उनसे कहा कि जो मांगे हैं आकर के स्वीकार करिए और स्वयं साष्टांग होइए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप सीधे राजा पे लगता है और ब्रह्म हत्या का पाप आप पे लगेगा। लेकिन सम्राट चौधरी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ था बीच में। उनका कहना है कि ब्राह्मण पहले भी श्रेष्ठ थे, आज भी श्रेष्ठ हैं और आगे भी श्रेष्ठ रहेंगे। तो ये मोहन यादव को फॉलो कर रहे हैं ना। मोहन यादव ने कहा था कि पहले दूर से ब्राह्मण को देखो तो बोलो पाए लागी और धड़ाम से मार दो। वही है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो मरने के लिए तैयार है, मार दो उसको। तो ये मोहन यादव को फॉलो कर रहे हैं सम्राट चौधरी। मुझे लगता है कि वो उनको प्रायश्चित होगा। मैंने आज उनसे कहा है, आइए, वो जितनी मांगे हैं जनता की और जितनी मांगे हैं परिवार की, उसको एक अक्षरशः स्वीकार कर लीजिए और इस पूरे बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रांति को रोकिए। नहीं तो इसी की क्रांति धारा में पूरी भारतीय जनता पार्टी बह जाएगी। महाराज जी, आप धर्माचारी हैं, तो क्या धर्म के हिसाब से या फिर संविधान के हिसाब से, मान लीजिए अगर भरत भूषण तिवारी अपराधी भी था, तो क्या उसको मार देना या फिर मार के मौत के घाट उतार देना, ये किस हद तक देखो, सही है? अपराधी तो बिल्कुल नहीं था, ये शब्द तो वापस लेना चाहिए। वो जहां मारा गया उसी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। अपराधी सेंटर पे नहीं जाता है बंदूक रख करके। वह बंदूक क्यों उठाया? एसडीएम ने उसको धमकी दिया था कि हम एनकाउंटर करेंगे। उसने कहा था कि मैं मार के मरूंगा आपको। बार बार इस बात को कह रहा था, इनकाउंटर करेगा रे, इनकाउंटर करे। शब्द सुनिए ना उसके, और उसके 10 दिन पहले के वीडियोस देखिए, उनके शब्दों की मर्यादा देखिए। तो वो अपराधी तो बिल्कुल नहीं था, उसकी हत्या हुई, वो क्रांतिकारी था। उसने कहा अब युद्ध शुरू होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप क्या समझ रहे हैं? ये सड़कें बन रही हैं, 80% पैसा कमीशन में खा रहे हैं लोग, 20% में सड़कें बन रही हैं और 6 महीने बाद टूट जा रही हैं। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ यह देश बाहरी आक्रांताओं से खोखला नहीं हुआ है। ये देश के जो भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जिनका स्विस बैंक में पैसा रखा है, वो लोग इसको खोखला कर रहे हैं। इनकी सबकी एक एक की जांच कराओ, सब हम्माम में नंगे हैं और सब भ्रष्ट मिलेंगे, नीचे चपरासी से लेकर के प्रधानमंत्री तक। स्वामी जी, एक बात और बताइएगा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जब से भरत तिवारी का मामला सामने आया है, तब से जो है सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग अब कह रहे हैं कि भरत तिवारी को हम फॉलो करेंगे, ये भगत सिंह है, 1926 में भगत सिंह को मारा गया था, अब ये 2026 है तो इसमें भरत तिवारी को मारा गया है। तो क्या युवाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि आप बंदूक उठाइए। क्रांति केवल बंदूक से नहीं निकलती है, विचारों से भी निकलती है। जो उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध विचार थे, उस विचार को लेकर के चलिए। निश्चित रूप से जब जरूरत पड़ती है, ऐसे भगत सिंह पैदा होते हैं और ऐसे ही चंद्रशेखर तिवारी पैदा होते हैं, ऐसे ही भरत तिवारी भी पैदा होते हैं। भरत तिवारी ने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को बार बार दोहराया है, बार बार कहा है उस अपने वीडियोज में। तो भरत तिवारी को किसी भी कीमत पर अपराधी शब्द मीडिया भी न कहे कि यद्यपि अपराधी था। नहीं जी, यद्यपि क्रांतिकारी था और क्रांतिकारी है वो उसको फॉलो करना, आप फॉलो करना है तो भाई, आज हर व्यक्ति अपनी जाति के लिए लड़ रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए लड़ रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए लड़ रहा है। लेकिन भरत तिवारी ने देखा कि हम गरीब मजलूमों के लिए नर, उसी में नारायण उसने देखा, भगवान उसी में देखा, और जाकर के बिंदु मल्लाहों पासवानों के लिए, दुसाधों के लिए लड़ाई लड़ा वो। तो वो हमेशा से ब्राह्मण अपने लिए नहीं लड़ता है। मंगल पांडे अपने लिए शहीद नहीं हुए, चंद्रशेखर तिवारी अपने लिए शहीद नहीं हुए, और भरत तिवारी भी अपने लिए शहीद नहीं हुए। तो इसलिए युवाओं को यही प्रेरणा है, यही है कि भरत तिवारी को फॉलो करिए, लेकिन हथियार उठा करके नहीं। एक आखिरी सवाल जाते जाते, जब से योगी जी सांसद भी रहे, फिर उसके बाद अभी मुख्यमंत्री भी हैं, तो योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद संतों का या फिर योगियों का राजनीति के प्रति रुझान बढ़ गया है। आपका भी वेशभूषा बिल्कुल योगी जी से मिलता जुलता है, क्या कहेंगे? क्या संतों को राजनीति में दिलचस्पी रखनी चाहिए? योगी जब कुछ नहीं थे तब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था।
तब योगी जी कुछ नहीं थे, तब मैं उनसे बहुत बड़ा नेता था, उनका भी नेता था। कई बार उन्होंने हमारा प्रचार किया है। तो ऐसा नहीं है कि योगी प्रेरणा स्रोत हैं राजनीति के। और देखो, संत हमेशा से चाणक्य राजनीति में नहीं रहे। करपात्री जी महाराज राजनीति में राम राज्य परिषद बनाया उन्होंने। तो हमारे आदर्श योगी जी नहीं, हमारे आदर्श करपात्री महाराज हैं। और योगी जी जो काम कर रहे हैं, वो काम आम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, सामान्य मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। संत हैं, इसलिए सबके लिए सबका काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई जिहादी आ करके गोली नहीं चला सकता, कोई जिहादी, किसी की हिम्मत नहीं है। आप वो मुसलमान, वो जानता है कि अगले क्षण हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, उसको डर है, उसको भय है। और यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही पुलिस वाले थे। इसके पहले वाली सरकारों में क्या हो रहा था? तो संत अच्छा राजा होता है, आदर्श राजा होता है। मैं तो चाहता हूं कि हर देश का, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जैसा संत बने, प्रधानमंत्री भी योगी जैसा ही संत कोई बने। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, महाराज जी आपसे, क्या आपकी भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं? देखो क्या है, हम कि आपने बोला कि आप पहले छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले से राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं मैं राजनीति, छात्र संघ अध्यक्ष, कोई राजनीति नहीं है वहाँ। क्योंकि क्या है, देखो, लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ना, बचपन से आती है। हमारे अंदर बचपन से लीडरशिप क्वालिटी है, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। और अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो यही बता रही है, सनातन धर्म को सेकुलरिज्म हावी हो रहा है। हम आएंगे तो सनातन धर्म मजबूती से रहेगा। हम मनुस्मृति और संविधान के फ्यूजन से पूरी सत्ता को चलाएंगे। हम मनुस्मृति को गाली देने वाले या मनुस्मृति को जलाने वाले, रामचरित मानस को जलाने वाले को सीधे फांसी का कानून बनाएंगे। कि जो इस निंदा का कानून पाकिस्तान में है कुरान को लेकर के, वो इस निंदा का कानून भारत में बनेगा, हमारे धर्म शास्त्रों के लिए, हमारे ईश्वर के लिए। तो इसके नाते हमको राजनीति में आना। मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई और हम राजनीति कब का कर लिए होते। वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी हैं, सवर्णों को उपेक्षित, जिस पराक्रमी समाज सवर्ण ने, कितने दलितों ने, कितने अम्बेडकर की बिरादरी ने लड़ाई लड़ी, जरा जाकर के देखिए। लड़ाई कौन लड़ा? शहीदों का ऊपर से क्रम उठाइए, आपको पता चलेगा कि कौन लोग लड़े हैं। आज उनके लिए क्या हो रहा है? उपेक्षा का भाव जिस प्रकार से सवर्ण समाज के लिए पूरी शासन व्यवस्था रखी हुई है, और एक वर्ग को खुश करने के लिए एक राम मंदिर बना, लेकिन 500 स्थलों पे अब हमारे यहाँ 543 मूर्तियां लगेंगी अम्बेडकर की। क्या कर दिया ऐसा अम्बेडकर ने उत्तर प्रदेश के लिए? क्यों लगेंगी अम्बेडकर की मूर्तियां? और लोगों की, वीर कुंवर सिंह की मूर्ति क्यों नहीं जगह जगह लगेगी? बीडी सावरकर की मूर्ति क्यों नहीं जगह जगह लगेगी? पीएन राव की मूर्ति क्यों नहीं जगह जगह लगेगी? तो इसलिए जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति चल रही है और सवर्णों को उपेक्षित किया जा रहा है, ये भाव हमारे अंदर आया, इसलिए हम आगे आए। हमको सत्ता की कोई लुलुपता नहीं है। सत्ता की लुलुपता होती तो मैं 2002 में राज्यसभा मेंबर होने जा रहा था, मैं नहीं बना। मैं आज आया हूँ सरना गांव के आदरणीय प्रधान जी, जरा इधर दिखाइए, इनके यहाँ, और इन्होंने जो बल दिया है भरत तिवारी के लिए, जाकर के चक्का जाम किया राहुल तिवारी पूर्व विधायक के साथ मिलकर के। राहुल तिवारी का योगदान यहाँ पे देखा जाना चाहिए। और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जिस प्रकार से लोगों ने, सभी दलों के लोगों ने भरत तिवारी का समर्थन किया है, बिहार इसके लिए आदर्श रूप में देखा जाना चाहिए।